बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज हम लेक्चर नंबर 9 का आगाज कर रहे हैं और इस लेक्चर में भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। मसलन आज के इस लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है उसमें आप देखेंगे आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड। हमने अपने पिछले लेक्चर में मोनोसेक्राइड की केमिकल नेचर, उनकी क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी, तो आज हम आपको मोनोसेक्राइड्स में पाए जाने वाले आइसोमर्स के मुतालिक बताएंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक दूसरी क्लास है। इसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स जो कि ओलिगोसेक्राइड्स में सबसे कॉमनली अकरिंग ओलिगोसेक्राइड्स हैं, उनकी जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन और जो मेजर टाइप्स के पॉलीसेक्राइड हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड के हवाले से बात करेंगे। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी टर्म पढ़ी होगी। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहा जाता है। मोनोसेक्राइड्स में डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स पाए जाते हैं, उनमें से एक अल्फा और बीटा आइसोमर्स हैं। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज एनोमर्स। इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इनको एनोमर्स भी कहा जाता है। इनको क्यों एनोमर्स कहते हैं? दरअसल अल्फा और बीटा आइसोमर्स की पहचान एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होती है, इस वजह से इनको एनोमर्स भी कहा जाता है। अब ये एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन एटम है? तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एनोमेरिक कार्बन की टर्म एक्सप्लेन की थी। देखिए, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसी कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। तो जब आप किसी भी मोनोसेक्राइड को रिंग फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दरअसल ऑक्सीजन के साथ लिंक किया हुआ होता है। जैसे आप देखिए ग्लूकोज के केस में इसका कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है और इसी तरह से कार्बन 5 भी ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। दरअसल जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में था ग्लूकोज, तो उस वक्त इसका कार्बन 1 ही दरअसल अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता था। अगर कोई कीटो शुगर होगी, कोई कीटोस टाइप का मोनोसेक्राइड होगा जैसा कि फ्रक्टोज, तो उसमें कीटो ग्रुप जो कि आमतौर पर कार्बन 2 के ऊपर होता है, तो उस केस में फिर कार्बन 2 एनोमेरिक कार्बन होगा। लेकिन जहां तक ग्लूकोज का ताल्लुक है तो यहां पर कार्बन 1 एनोमेरिक कार्बन है। तो आपने देखना है कि इस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन क्या है। अगर OH डाउनवर्ड है तो ये अल्फा शुगर की पहचान होगी, अल्फा आइसोमर इसे कहा जाएगा, या जैसा कि ये ग्लूकोज है तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहा जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर इसी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, जैसे ये कार्बन 1 जो कि एनोमेरिक कार्बन का है हमने, अगर इसके ऊपर OH ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसे आप बीटा शुगर या फिर बीटा आइसोमर कहेंगे, या फिर जैसा कि ये ग्लूकोज है तो आप इसको बीटा ग्लूकोज कह सकते हैं। तो अल्फा और बीटा आइसोमर्स को हम एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की पोजीशन के लिहाज से चूंकि डिस्टिंग्विश करते हैं, इस वजह से इन आइसोमर्स को एनोमर्स भी कहा जाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है अल्फा और बीटा आइसोमर्स की, ये रिंग चेन स्ट्रक्चर्स पर एप्लीकेबल है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर इंडिकेट नहीं होगा कि वो अल्फा शुगर है या बीटा। तो अल्फा और बीटा की पहचान हमेशा रिंग चेन की सूरत में ही मुमकिन है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी किस्म का आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस करना है मोनोसेक्राइड में, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं दैट दोज आइसोमर्स इन विच H and OH groups are arranged in different pattern to the asymmetric carbon atoms। एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट से जो आइसोमर्स वजूद में आएंगे उन आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाएगा।
वो जो अभी हमने एनोमर्स का जिक्र किया अल्फा और बीटा, उसमें एनोमेरिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन के डिफरेंस से आइसोमेरिज्म स्टैब्लिश हो रहा था, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाएगा। तो अब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन है which makes bonds with 4 different atoms around it। कोई भी कार्बन किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर उस कार्बन के चारों अतराफ डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज्ड हैं तो आप उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम ग्लूकोज के केस में अगर डिस्कस करें तो ग्लूकोज का ये जो कार्बन 1 है इसकी एक साइड पर आपको OH नजर आ रहा है, जबकि ग्लूकोज के इसी कार्बन 1 की दूसरी साइड के ऊपर आपको यहां पर ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ठीक है। और जबकि इसी कार्बन 1 ऑफ द ग्लूकोज के नीचे वाली साइड पर ये तमाम के तमाम एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स आपको यूं इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन 1 के डाउनवर्ड, जबकि कार्बन 1 की जो अपर साइड है वो इस वक्त अभी खाली है, यहां पर कुछ मौजूद नहीं है। अगर यहां पर भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होते और वो इन तीनों से डिफरेंट होता तो फिर आप इस कार्बन 1 को एसिमेट्रिक कह सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी 3 यहां पर साइड इसकी डिफरेंट ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, इस बुनियाद पर आप इसको एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। चौथी साइड भी अगर इसी तरह से ये डिफरेंट होती तो तब आप इसको एसिमेट्रिक कह सकते थे। इसका मतलब है कि कार्बन 1 ऑफ द ग्लूकोज इज नॉन एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, इसी तरह से आप अगर कार्बन 2 को एनालाइज करें, कार्बन 2, तो कार्बन 2 के एक साइड पर आपको OH नजर आ रहा है, कार्बन 2 की दूसरी साइड पर ये पूरा अल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, और कार्बन 2 की तीसरी साइड पर H, और जबकि कार्बन 2 के ये नीचे वाली साइड पर ये तमाम एटम्स इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्बन 2 के चारों अतराफ डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, इस वजह से आप कार्बन 2 को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कह सकते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट व्हिच मेक्स बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट। जरूरी नहीं है कि वो सिंगल एटम अराउंड मौजूद हो, बल्कि वो वेराइट ग्रुप ऑफ एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन 2 इज एसिमेट्रिक। सिमिलरली कार्बन 3, इसको भी एसिमेट्रिक आप एनालाइज कर सकते हैं, इसकी भी चारों साइड आपको डिफरेंट दिखाई देंगी। इसके देखिए ये एक साइड पर H, दूसरी साइड पर ये ग्रुप ऑफ एटम्स, तीसरी साइड पर OH, और ये चौथी साइड इस तरह। तो ये कार्बन 3 भी एसिमेट्रिक है, कार्बन 4 भी एसिमेट्रिक है, कार्बन 5 भी एसिमेट्रिक है, लेकिन कार्बन 6 एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि कार्बन 6 के 2 साइड पर ये सेम ग्रुप्स मौजूद हैं, इस वजह से कार्बन 6 को आप एसिमेट्रिक नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि ग्लूकोज के सिवाय कार्बन 1 और कार्बन 6 के बाकी सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। याद रखिए कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए एक और टर्म भी केमिस्ट्री में यूज की जाती है, इसको कायरल कार्बन भी कहा जाता है। इसके लिए कायरल टर्म भी यूज करते हैं, दिस इज कायरल कार्बन, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनते हैं, तो देखो इसकी डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट से जो आइसोमर्स वजूद में आएंगे, दोज आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। मसलन अगर आप इस कार्बन 2 जो कि एक सिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके ऊपर OH की पोजीशन यहां से उठाकर इधर कर दें और H को इधर कर दें, तो इस तरह से एक स्टीरियो आइसोमर वजूद में आ जाएगा। इसी तरह से कार्बन 3 के ऊपर OH की पोजीशन चेंज कर दें तो एक और एसिमेट्रिक कार्बन एटम वजूद में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की पोजीशंस को चेंज करके आप ये स्टीरियो आइसोमर्स वर्कआउट कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनाने की कैपेसिटी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये ग्लूकोज की एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, तो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर पॉसिबल, तो ये किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2n, ठीक है। ये 2n फार्मूला आपने यहां पर याद रखना है, जबकि यहां जो n है, n किसको इंडिकेट कर रहे हैं, n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स।
मिसाल के तौर पर जैसे हम ग्लूकोज के हवाले से ये वर्कआउट करना चाहते हैं, तो ग्लूकोज में हमने काउंट किया कि हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर देयर। एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को पहचानना बहुत आसान है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले पहचान बता दी है। तो आप इसको अब बताइए कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं? सिर्फ 4। ये जिनके साथ स्टेरिक लगा हुआ है ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। तो अगर यहां पर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, तो आप अगर 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 4 रखते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। 2 अगर पावर 4 हो तो इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो 16 टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर पॉसिबल। इसी तरह से आपको अगर मैं कहता हूं कि भाई राइबोस में, अगर आपको राइबोस का स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो आपसे पूछा जाए कि बताएं कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आप राइबोस में पहले तो काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर देयर, और उसके बाद फिर आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सवालात बन सकते हैं यहां से। 6 कायरल कार्बन क्यों नहीं? जी बेटा, 6 कायरल कार्बन क्यों नहीं? सर यहाँ पे 5 कायरल कार्बन क्यों नहीं है? 5 कायरल कार्बन। बेटे यहाँ पर 4 कायरल कार्बन हैं। आपको कौन से दूसरे कार्बन पर शक हो रहा है? कार्बन 1 और कार्बन 6 हमने कहा है कि ये कायरल कार्बन नहीं है। तो आपको इनमें से किसके ऊपर शक हो रहा है? हम उसको जस्टिफाई करते हैं। शाबाश सर मुझे हाँ ठीक है, पहले एक को सवाल का जवाब दे दूं फिर दूसरा सवाल लेता हूं मैं। देखो मुझे कार्बन 1 कायरल क्यों? जी बिल्कुल, मैं बताने लगा हूं बेटे, सवाल करके खामोश हो ना। कार्बन 1 कायरल कार्बन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी एक साइड H से ऑक्यूपाइड है, दूसरी साइड ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड है, तीसरी साइड इन तमाम एटम से ऑक्यूपाइड है, लेकिन चौथी साइड अभी खाली है। अगर यहां पर भी कोई एक डिफरेंट एटम मौजूद होता तो तब इसको कायरल कहते। अभी ये कायरल नहीं है, ये कायरल कार्बन की जो करैक्टरिस्टिक है वो शो नहीं कर रहा। कायरल की करैक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी दूसरी बेटी कौन सवाल पूछ रही थी? शाबाश बोलिए। मैं कह रही थी कि मुझे 4 और जो है ना वो 5 में समझ नहीं आ रहा है, आपने उसे कायरल क्यों कहा है? शाबाश, बिल्कुल अभी बताता हूं। देखो इसको कायरल क्यों कहा है। आपने कहा 4 और 5 की समझ नहीं आ रही। देखिए 4 के राइट साइड पर OH है, 4 के लेफ्ट साइड पर H है, 4 के अपर साइड पर ये तमाम के तमाम एटम्स हैं, और 4 के नीचे वाली साइड पर ये तमाम एटम्स हैं। आप बताओ कि चारों तरफ ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं या नहीं है? अच्छा सर, मतलब टोटल ही हम हाँ जी, टोटल उस कार्बन के चारों साइड पर आपने देखना है कि जितने भी वो एटम्स मौजूद हैं वो एक सिंगल एटम हो लाइक हाइड्रोजन, या फिर वो 2 एटम लाइक OH, या फिर ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें काफी सारी ये 2 कार्बन्स और OH 2 हाइड्रोजन, इस तरह से पूरे का पूरा इसको एक ग्रुप माना जाएगा, और इसी तरह से इसको भी एक ग्रुप माना जाएगा। आप समझ आई बात भाई? तो इस तरह से हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पता चल जाएं तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं हम जी। तो स्टीरियो आइसोमर्स ग्लूकोज में जो पाए जाते हैं, ये अभी जो मैंने आपको बताया टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उनमें से 8 ये हैं, और इसी तरह से ग्लूकोज के रिमेनिंग 8 स्टीरियो आइसोमर्स ये हैं। इन तमाम में आपने ये जो नॉन कायरल कार्बन है उनको इग्नोर कर दें। नॉन कायरल कार्बन इन सब के एक ही जैसे हैं। ठीक है, वहां पर HOH को इधर उधर करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी पे। तो इस वजह से हमने तमाम नॉन कायरल कार्बन के जो एटम्स हैं उनको एक ही तरह से शो किया हुआ है। लेकिन जो कायरल कार्बन हैं, ये देखो ये वाला जो रीजन है ये कायरल रीजन है, वहां पर H और OH की पोजीशन चेंज कर करके ये टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर ग्लूकोज के वर्कआउट किए गए। आप इनमें से देखिए कोई भी 2 आपको मॉलिक्यूल ऐसे नजर नहीं आ रहे जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा हो। आपको लाजमी हर एक के अंदर इन कायरल कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन डिफर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप गौर करें इन 8 और इन 8 में एक चीज मुश्तरक है, यानी इन 8 के अंदर एक चीज कॉमन है, और इसी तरह से इन 8 के अंदर एक चीज कॉमन है। वो क्या? वो इनका सेकंड लास्ट कार्बन है। ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, सेकंड लास्ट कार्बन, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। हमने पहले भी ये टर्म यूज की थी,
पेनल्टीमेट कार्बन। तो इस पेनल्टीमेट, इस सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर आप देखिए, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है इसमें ये सभी इस सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप राइट साइड पर पोजेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली लिस्ट आप देख रहे हैं, इन सभी के अंदर इस सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर, जिसे पेनल्टीमेट कार्बन कहा जाता है, यहां पर आपको OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। तो ये चीज मुश्तरक नजर आ रही है इन 8 में और इसी तरह से इन 8 में। अच्छा, अब ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये पेनल्टीमेट कार्बन एटम होता है, पेनल्टीमेट कार्बन, इसकी जरा डेफिनेशन दोबारा से मुलाहिजा करें। पेनल्टीमेट कार्बन किसे कहते हैं? तो इसकी एक डेफिनेशन तो यह है कि पेनल्टीमेट कार्बन इज द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ अ कार्बन चेन। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन, किसी भी कार्बन चेन का जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है वो पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज एक्चुअली द लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, या लास्ट जो कायरल कार्बन होगा उस कार्बन को पेनल्टीमेट कार्बन कहा जाता है। ठीक है भाई, विच वन इज द पेनल्टीमेट कार्बन? द लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द कार्बन चेन, या फिर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि देखो, दिस इज फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, and this one is the fourth and the last one. So this last asymmetric carbon, it is called penultimate carbon. तो इस penultimate carbon पर अगर OH ग्रुप राइट साइड पर मौजूद हो तो इन सबको कहा जाएगा D शुगर। ओके, और अगर इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो इन्हें कहा जाएगा L शुगर। यहां पर दरअसल D फॉर डेक्स्टर है, नॉट फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज अनदर टर्म। ठीक है, यहां पर D फॉर डेक्स्टर, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। जबकि इससे मिलती जुलती एक और टर्म हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये टर्म यूज की जाती है एक और पर्पस के लिए। ठीक है, याद रखो, ये टर्म एक और पर्पस के लिए यूज की जाती है, ये टर्म यूज की जाती है एक और मकसद के लिए। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दरअसल ये भी आइसोमरिज्म की एक किस्म होती है। तो उसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप के आइसोमर्स होते हैं और दूसरे लेवो रोटेटरी। ओके, लेकिन यहां पर हम ये जो कैपिटल D शो कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज फॉर डेक्स्टर। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है स्मॉल d, या फिर इसको प्लस के साइन से शो करते हैं। ठीक है, जबकि L यहां पर लेवो को इंडिकेट कर रहा है। लेवो का मतलब होता है लेफ्ट, लेवो मीन्स लेफ्ट। दिस इज नॉट फॉर लेवो रोटेटरी, कीप इन माइंड। ये जो लेवो रोटेटरी टर्म है, लेवो रोटेटरी, ये भी इसी तरह डेक्स्ट्रो रोटेटरी की तरह एक और टर्म है। इसको स्मॉल l के साथ या फिर नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाता है। असल में ये एक और किस्म का आइसोमरिज्म है जिसमें ये दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। इनको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इंशाल्लाह आप ये नेक्स्ट ईयर जब मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में वहां पर पढ़ रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यहां पर हमारे कोर्स में ये D और L आइसोमर्स यानी डेक्स्टर और लेवो आइसोमर्स ये इंक्लूडेड हैं। और इन दोनों की पहचान कैसे होगी? इन दोनों की पहचान होगी पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन से। इफ द OH ग्रुप ऑन द पेनल्टीमेट कार्बन is on the right side, then the sugar will be called as the D sugar, और अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो वो L sugar। यानी आपको मैं अगर यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स दूं और मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें which one is the D sugar, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप अभी घबराए नहीं कि आपको ये शायद नाम रट्टे मारने। ठीक है, ये नामों का रट्टा नहीं मारना आपने। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं आपने उनको लर्न करना है और उनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर 4 स्ट्रक्चर्स आपके सामने गिवन हो और पहचान करने को कहा जाए कि विच वन इज D शुगर और विच वन इज L शुगर, तो दिस इज क्वाइट इजी। आपने उसके पेनल्टीमेट कार्बन को पहचानना है और उसके ऊपर OH की पोजीशन को देखना है, राइट साइड पर है या लेफ्ट, और इजीली आपने उसको D या L के तौर पर कैटेगराइज कर लेना है।
ठीक है। अच्छा, अब जरा दूसरी बात देखिए कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हमने अभी जिसका जिक्र किया है, इन स्टीरियो आइसोमर्स की 3 बुनियादी अकसाम होती हैं। द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ 3 काइंड्स। पहली जो किस्म होती है स्टीरियो आइसोमर्स की, उन्हें कहा जाता है इनैंशियोमर्स। उन्हें क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स are those stereoisomers which are non-superimposable mirror images of one another. Non-superimposable mirror images of one another. देखो इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस तो हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल से क्या मुराद है? आपने देखा होगा ये हमारा जो हाथ है, अगर मिरर के सामने यूं हाथ को रखा जाए तो ऐसी सूरत में ये हमारा जो हाथ है ये मिरर इमेज होगा ना। देखो ये हमारा हाथ और ये उसका मिरर इमेज है। तो अगर हम इन दोनों इमेजेस को, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करें तो क्या एक इमेज नीचे वाले इमेज को सुपर इम्पोज कर रहा है? सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि वो नीचे वाले इमेज को ढांप रहा है, पूरी तरह से नीचे वाले इमेज को वो इस तरह छुपा देता है। नो सर, नो। आपको यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि No, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं, बट व्हेन यू प्लेस बोथ ऑफ दीज इमेजेस वन अबव द अदर, तो ऐसी सूरत में एक इमेज ऊपर वाला वो नीचे वाले को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैंड के इमेजेस आपको दिखाएं, मिरर इमेजेस, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड जस्ट लाइक दैट the two stereoisomers which are mirror images of each other but they are non-superimposable, then they will be called as the enantiomer. देखो सुपर इम्पोज क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पर ये बॉटल है, सपोज करो, ठीक है, तो ये बॉटल अगर मिरर में देखी जाए तो ये बॉटल ऐसे ही नजर आ रही है। अब इस बॉटल के जो इमेजेस होंगे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन इस एक इमेज को दूसरे इमेज के ऊपर प्लेस किया जाए तो ये एक इमेज दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकेगा? एग्जैक्टली कर सकेगा। तो यही यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कोई कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनको कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स, और जो सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं वो ए कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स क्या होंगे? मिसाल के तौर पर जैसे ये आपके सामने ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओके, और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये रहा। आप ये जो इनका ए कायरल पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन, इसको आप इग्नोर कर दें। इसके ऊपर जैसे कि आपको बताया था कि पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलरली आप इस पोर्शन को भी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इस पर भी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो कायरल रीजन है, एसिमेट्रिक रीजन, वो ये यहां से लेकर यहां तक है, ये इसका एसिमेट्रिक या कायरल पार्ट है, कायरल और एसिमेट्रिक पार्ट, एसिमेट्रिक, ठीक है भाई। तो आप अगर इस रीजन पर गौर करें तो यहां पर आपको एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नजर आ रहे हैं। देखो इस कार्बन नंबर 2 पर OH राइट है तो इधर लेफ्ट है, इधर कार्बन 3 पर OH लेफ्ट है तो इधर राइट है, कार्बन 4 पर OH राइट है तो इधर लेफ्ट है, कार्बन 5 पर यहां OH राइट है तो इधर लेफ्ट है। इसका मतलब है कि ये जो कायरल पोर्शन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है एक दूसरे का। लेकिन अगर हम इस इमेज को इस इमेज के ऊपर प्लेस करें तो क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को? नहीं करेंगे। यही दरअसल इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, इनको कहा जाएगा मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। दीज स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, इनको इनैंशियोमर्स कहा जाता है। और ये जो अभी हमने डी और एल आइसोमर्स की बात की थी, एक्चुअली दीज टू आर टू फॉर्म्स ऑफ इनैंशियोमर्स। ये इनैंशियोमर की 2 अक़साम होती हैं, इनैंशियोमर की ये 2 अक़साम होती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड डी शुगर एंड द अदर वन इज नोन एज एल शुगर। एंड हाउ विल वी आइडेंटिफाई दैट विच वन इज द डी शुगर एंड विच वन इज द एल शुगर? क्या पहचान बताई मैंने आपको कि आपने पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर देखना है। इफ द OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड देन द शुगर वुड बी डी शुगर, और अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो वो फिर एल शुगर है, ठीक है जी, एल होगा बिल्कुल। तो ये देखिए ये इनकी लेबलिंग, ये डी ग्लूकोज है एंड दिस वुड बी द एल ग्लूकोज। आपको अगर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया जाए और कहा जाए कि भाई ये फ्ला मॉलिक्यूल है, बताओ कि ये एल टाइप का मॉलिक्यूल है या डी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो क्या ये पहचान
मुश्किल है? नो सर। बिल्कुल आसान है। और अगर मैं आपको देखो यहाँ पे इस तरह से सवाल देता हूँ कि आपको ये कहता हूँ एक स्ट्रक्चर यूं दिखाता हूँ और नीचे 4 स्ट्रक्चर देता हूँ, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए इस स्ट्रक्चर का इनएंशियोमर कौन सा है, तो क्या उसका इनएंशियोमर तलाश करना पॉसिबल है? आपने क्या करना होगा, आपने एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर नहीं चूज करना, आपने उसका मिरर इमेज चूज करना है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। जी जी। तो इस तरह से आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो अभी मैंने वो सारे स्ट्रक्चर दिखाए थे उनको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप जस्ट ये टेक्निक्स याद रखें, इन टाइप्स को याद रखें और इस तरह के क्वेश्चंस यहां से अराइज होंगे और वो इजीली आप आंसर कर सकेंगे, ठीक है भाई? अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो इनएंशियोमर एक टाइप हो गई स्टीरियोआइसोमर्स की, दूसरी टाइप होती है स्टीरियोआइसोमर्स की, उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोआइसोमर्स। डायस्टीरियोआइसोमर्स ये क्या बला है? तो डायस्टीरियोआइसोमर्स are those stereoisomers which have different arrangements of H and OH groups at more than one asymmetric carbon atom। वहां पर तो हमने कहा था कि भाई वो ओवरऑल जो एसिमेट्रिक रीजन है उसके ऊपर वो मिरर इमेजेस होने चाहिए बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहां पर हम कह रहे हैं कि उनमें H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट हो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर, लेकिन वो कम से कम एक से ज्यादा के ऊपर वो अरेंजमेंट का डिफरेंस पाया जाए, कम से कम एक से ज्यादा, यानी कम से कम कितने हो जाएंगे? 2 या फिर 3 या फिर 4 के ऊपर डिफरेंस हो, सही है? क्योंकि जैसे ग्लूकोज में 4 ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम थे ना, या तो 4 पर डिफरेंस हो या 3 पर हो या फिर कम से कम 2 पर हो। लेकिन अगर किसी एक कार्बन के ऊपर डिफरेंस है वो फिर डायस्टीरियोआइसोमर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखिए ये आपके सामने एक लिस्ट है, ये सारे के सारे ये डी आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के, ठीक है? इनके ये मुख्तलिफ नाम है, आपको नामों के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है? अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से आप चूज करें कि कौन से 2 जो हैं वो डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो देखो इनमें से जो डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं वो ये 2 हैं, डी एलोज और डी मैनोज आर डायस्टीरियोआइसोमर्स। क्योंकि आप देखिए यहां पर ये कार्बन 2 और 3 पर लेफ्ट साइड पर OH ग्रुप है, यहां पर कार्बन 2 और 3 पर राइट साइड पर है, बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। तो आपने देखा कि एक से ज्यादा के ऊपर डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, therefore these are डायस्टीरियोआइसोमर्स। सिमिलरली आप देखिए फिर दोबारा आपको ये लिस्ट दिखाइए और अब ये 2 मॉलिक्यूल्स देखिए डी एलोज एंड डी आइडोज, दीज आर डायस्टीरियोआइसोमर्स, क्योंकि यहां पर डिफरेंस आपको ये इस कार्बन के ऊपर नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये इस कार्बन के ऊपर, ये जिनको मैंने स्टेरिक बनाया इन पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, तो ये अगेन डायस्टीरियोआइसोमर है। तो देखो अगर आपको ये कहा जाए कि बताओ भाई इनमें से डायस्टीरियोआइसोमर कौन से हैं, तो ये बहुत आसान है इनको आइडेंटिफाई करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायस्टीरियोआइसोमर्स। तो इसी तरह से ये एक और प्रैक्टिस आपको करवाइए, डी एलोज एंड डी गैलेक्टोज आर आल्सो डायस्टीरियोआइसोमर्स एंड सिमिलरली ये डी टेलोज और डी एलोज ये भी डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं, ठीक है? और एक और एग्जांपल ये डी टेलोज और डी ग्यूलोज ये भी डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो ये आपने जब बाद में आपको ये पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी तो इनकी आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है, आप इन स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करें, रट्टे नहीं मारने, जस्ट टेक्निक माइंड में बिठाएं, क्योंकि एक से ज्यादा कार्बन एटम के ऊपर अगर डिफरेंस है तो वो डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स आर एपीमर्स। एपीमर्स ये तीसरी टाइप है स्टीरियोआइसोमर्स की, और एपीमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ H and OH group at only one asymmetric carbon atom। यहां पर हमने कहा था मोर देन 1 asymmetric carbon atoms पर डिफरेंस होगा, और अगर एग्जैक्टली सिर्फ एक ही कार्बन पर डिफरेंस होगा तो फिर आप उनको एपीमर्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे दोबारा ये लिस्ट आपको दिखाइए, तो इनमें अगर हमने एपीमर्स फाइंड आउट करने हो तो ये दोनों एपीमर्स हैं, क्योंकि दोनों का एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है सिवाय इस डिफरेंस के, बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो ये एपीमर्स हैं। या फिर इसी तरह से ये एक और एग्जांपल आप नोट करें कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, यहां पर भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये 4th कार्बन के ऊपर ये डिफरेंस है। तो इस तरह से ये सवाल यहां से उठाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो मोनोसेक्राइड्स में आइसोमेरिज्म की कहानी यहां पर इख्तिताम पजीर होती है। अब आते हैं हम ओलिगोसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट। जी बेटा। सर ये डी एलोज और जो इसके बाद था वो है कौन सा बेटे? फर्स्ट टू।
डी एलोज और डी अल्ट्रोज, एग्जैक्टली ये भी एपीमर्स हैं एक दूसरे के। देखो मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं, मैंने वो सारी की सारी कवर नहीं की हैं, आप खुद से अब प्रैक्टिस करके इसमें से और भी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। सर मतलब हम एक को बेस बना के और कुछ औरों को चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आप इसके साथ आप देखें कि कौन कौन सा एपीमर हो सकता है, लेकिन वो फाइंड आउट करके उसको रटा नहीं मारना कि भाई ये हो सकता है। ये तो जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप उस वक्त इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करके फौरन से आंसर कंक्लूड कर सकेंगे। समझ सर ये भी याद ना करे कि एलोज का स्ट्रक्चर किस तरह है, ना एल्ट्रोज ना का किस ना तरह ना है। ना आपको ये नहीं कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रोज, नो, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये कहा जाएगा कि विच ऑफ द, ये आपको दिखाया जाएगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डी एलोज, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल एलोज। अब वो जो एल एलोज है वो इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा और वो फाइंड आउट करना बिल्कुल पॉसिबल होगा, ठीक है। उसको भी आपने रटा नहीं मारा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और सर जो हम नॉर्मली ग्लूकोज का कहते हैं ना, तो वो कौन सा मतलब वो ये डी ग्लूकोज है। देखो ये जितने भी डी शुगर्स हैं दे आर कॉमनली अकरिंग शुगर्स, ये ज्यादातर आमतौर पर ये पाए जाने वाली शुगर्स हैं। जो एल शुगर्स होती हैं वो सिंथेटिक होती हैं। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी आ गया कि ये जो आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इनका टेस्ट मीठा होता है बट एक्चुअली दे आर एल टाइप ऑफ शुगर्स, दीज आर एल शुगर्स। और ये एल शुगर होने की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स वो डी शुगर्स के लिए एडॉप्टिव हैं, सही है। तो इस वजह से अगर आप कोई एल शुगर लेंगे डाइट में तो उस एल शुगर की वजह से हमारे एंजाइम अफेक्ट नहीं होंगे और जो ग्लूकोज लेवल आमतौर पर बढ़ जाता है ना मीठा खाने से डायबिटीज में, तो वो उनको कोई मसला नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटिक्स के लिए मुख्तलिफ जो स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ या केक्स बेकरीज में, या फिर इसी तरह से ये डाइट पेप्सी और डाइट कोक आपने देखा होगा मार्केट में ये अवेलेबल हैं। तो आपने कभी महसूस किया उसका टेस्ट कैसा होता है? वो मीठे होते हैं? डायबिटिक्स के लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मीठी होती हैं या फीकी होती हैं? वो एग्जैक्टली मीठी होती हैं, बिल्कुल वो मीठी होती हैं। और उनमें जो मिठास पैदा करने के लिए उन्होंने चीजें यूज की गई होती हैं वो एल टाइप की शुगर्स होती हैं, जैसे सुक्रालोज, ये एक एल शुगर है, सुक्रालोज, ठीक है। तो इसी तरह से टैगाटोज, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एल शुगर। और इसी तरह के और जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा वो एल टाइप का शुगर मॉलिक्यूल होगा, इस वजह से वो हमारे एंजाइम को अफेक्ट नहीं करेगा और हमारे ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट नहीं कर सकेगा और हम इजीली उसको इस्तेमाल में ला सकेंगे, ठीक है जी। आदिल सज्जाद बेटे आप क्या पूछ रहे हैं? सर एपीमर को उसकी जो डेफिनेशन है सर वो काइंडली दोबारा दिखा दें सर। जी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है जी। बेटी आप क्या कह रही हैं? सर एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि ये जो आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी ना सर। जैसे आपने कहा कि एल जो है वो उसका डिफरेंट होगा, यानी वो एंजाइम पे अफेक्ट नहीं करेगा, वहां पर उसकी एक्टिव साइट पे नहीं होगा, तो उनकी डिफरेंट होती हैं सर। हाँ जी, यानी एंजाइम के साथ उनका इंटरेक्शन डिफर करेगा। देखिए केमिस्ट्री के अंदर आप आइसोमर्स की क्या तारीफ पढ़ते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज होती है जो सेम होती है और डिफरेंट, वो क्या आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? हाँ जी शाबाश, मुझे बताएं कोई। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट होती है ना सर। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल जी। हाँ जी बेटा ठीक। सर एल शुगर के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? जी बिल्कुल बेटे, देखो ये इस तरह की जो भी अननेचुरल सब्सटेंसेस हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ना, मिसाल के तौर पर हम ड्रग्स लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अपने कंपाउंड होते हैं, अननेचुरल होते हैं, बॉडी के बाहर से कोई किसी प्लांट से आपने वो
कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया होता है या सिंथेटिकली वो कंपाउंड प्रोड्यूस किया होता है, तो वो बॉडी के अंदर जब दाखिल होता है तो बॉडी के अंदर वो अजनबी मॉलिक्यूल महसूस होता है और बॉडी के अंदर वो अपना काम करेगा जो भी जिस मकसद के लिए उसको यूज़ किया हमने। इसके साथ साथ वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट भी करेगा। तो लिवर इसी मकसद के लिए हमारे पास मौजूद है कि वो इन प्रोडक्ट्स को उठा के साइड पे करता जाएगा। लिवर इस तरह की जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए या तो उनको केमिकली मॉडिफाई कर देता है या फिर उनको उठा के बाइल में शामिल कर देता है, ताकि बाइल जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आए तो उसके जरिए फिर उसको बाहर रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से लिवर इस मकसद के लिए हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। अब कोई शख्स अगर बार बार इस तरह की चीजें खाता रहेगा तो उसके लिवर को बहुत ज्यादा जहमत होगी और अल्टीमेटली फिर लिवर बेचारा खराब होना शुरू हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट होगा उसका। सर जी बेटा। सर जो आपने बताया कि पेनल्टी कार्बन है, उसके पेनल्टी कार्बन की लेफ्ट और राइट साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें डी शुगर और एल शुगर बताया गया कि बाकी किसी भी कार्बन पे नहीं, हम सिर्फ identify कर पेनल्टीमेट सकते हैं। कार्बन, बाकी किसी भी कार्बन के ऊपर HOH लेफ्ट राइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा D और L के ऊपर। ठीक है, D और L की जो पहचान है वो आपने सेकंड लास्ट कार्बन या जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसके लिहाज से करनी है। अगर उसके ऊपर OH राइट है तो फिर वो D शुगर है और अगर उसके ऊपर OH लेफ्ट है तो वो L शुगर है। ठीक है जी। अच्छा बेटे, तो ये एपीमर की डेफिनेशन आदिल सज्जाद को दिखा देते हैं जी दोबारा से। जी एपीमर्स बेटे आपको बताया था कि which have different arrangements of H and OH groups at only one asymmetric carbon atom। यहां पर हमने more than one कहा था, यहां पर at only one asymmetric carbon atom। क्लियर होगी बात? ओके सर। जी, तो अब आते हैं आगे ओलिगोसेक्राइड्स। जी ओलिगोसेक्राइड इज द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड, ये कार्बोहाइड्रेट की दूसरी क्लास है और आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ओलिगोसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ 2 to 10 सेक्राइड यूनिट। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 एटलीस्ट 2 सेक्राइड यूनिट से ये मिलकर बनते हैं और मैक्सिमम 10 सेक्राइड यूनिट से ये मिलकर फॉर्म होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू द मोनोसेक्राइड। और हमने ये पढ़ा था कि दे आर लेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेस कॉम्प्लेक्स किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू द पॉलीसेक्राइड। और इनका टेस्ट भी लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दे आर लेस स्वीट। लेस स्वीट किससे होंगे ये? मोनोसेक्राइड के मुकाबले में लेस स्वीट इन टेस्ट या पॉलीसेक्राइड के मुकाबले में? मोनोसेक्राइड। सो ये केयरफुल रहना जब हम, जी बिल्कुल, जब हम ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे होते हैं तो कोई प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पॉलीसेक्राइड बताई जा रही होती है और कोई प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मोनोसेक्राइड बताई जा रही होती है, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा इसमें। बहरहाल ओलिगोसेक्राइड में जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो है डाइसेक्राइड। इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। इफ दे आर मेड अप ऑफ 2 सेक्राइड यूनिट तो फिर इनको डाइसेक्राइड, इफ दे आर मेड अप ऑफ 3 सेक्राइड यूनिट तो ट्राइसेक्राइड। इस तरह से ये अप टू डेकासेक्राइड डिफरेंट टाइप्स के होंगे। जो मोस्ट कॉमन है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसेक्राइड्स थे जिनको हम डाइसेक्राइड भी कह रहे हैं, इनके बारे में हम यहां पर फर्दर आगे डिस्कस करने लगे। तो इसमें 3 डाइसेक्राइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें एक डाइसेक्राइड है सुक्रोज, ठीक है। इसी तरह से अभी हम आगे माल्टोज और फिर लैक्टोज आपको दिखाते हैं। तो ये 3 डाइसेक्राइड्स आपने खास तौर पर याद रखने हैं। इसमें देखिए ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है? तो सुक्रोज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज, इसकी पहचान क्या है? ये कार्बन 1 जो एनोमेरिक कार्बन है इस पे OH डाउनवर्ड है, अल्फा शुगर। और जबकि बीटा फ्रक्टोज में ये कार्बन 2 इसका एनोमेरिक कार्बन है और इसके ऊपर OH ग्रुप अपवर्ड है, देयरफॉर इट इज बीटा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के दरमियान जब रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इस कंडेंसेशन में अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 का OH ग्रुप और बीटा फ्रक्टोज का कार्बन 2 का OH ग्रुप ये इंटरेक्ट करेगा। तो यहां से OH और यहां से H लिबरेट होंगे और यूं वाटर मॉलिक्यूल जन्म लेगा। और जबकि इन दोनों के दरमियान ये एक अदद बॉन्ड यहां पे स्टैब्लिश हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो बीटा फ्रक्टोज का ऑक्सीजन था वो अल्फा
ग्लूकोज के इस कार्बन 1 के दरमियान में ये ब्रिज बना लेगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बना है यहां पर बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड सिंस दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन carbon 1 of one monosaccharide and carbon 2 of other monosaccharide, therefore this bond is known as 1,2 glycosidic bond या glycosidic linkage. And why this linkage is called alpha? तो इसका रीजन ये है कि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो फर्स्ट यूनिट होगा, फर्स्ट यूनिट अमूमन लेफ्ट साइड वाले यूनिट को कहा जाता है, तो लेफ्ट साइड पर चूंकि ये अल्फा टाइप का यूनिट मौजूद है, इस वजह से लिंकेज को नेम अल्फा लिंकेज दिया जाएगा। तो ये लिंकेज जो सुक्रोज के अंदर पाई जाती है दैट इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इस तरह से ये नेमिंग की गई है इसकी लिंकेज की। तो इस अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए व्हेन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज आर लिंक्ड टुगेदर द मॉलिक्यूल इज फॉर्म नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। सुक्रोज आप जानते हैं ये क्या चीज है? सुक्रोज इसको कॉमनली क्या कहते हैं? टेबल शुगर या केन हाँ शुगर? जी, दिस इज कॉमनली नोन एज केन शुगर या टेबल शुगर इसे कहा जाता है। ये वही शुगर है जो आमतौर पर हम स्वीट डिशेस बनाने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो आए दिन महंगी होती रहती है। तो ये केन शुगर जो कि शुगर केन से एक्चुअली ऑब्टेन की जाती है, मेन सोर्स इसका शुगर केन है। ये केन शुगर सुक्रोज, इसका लिविंग बॉडीज के अंदर क्या रोल है? तो असल में ये जो केन शुगर है सुक्रोज, बेसिकली ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है और प्लांट के अंदर इसका बड़ा अहम रोल है। प्लांट में ये जो केन शुगर है सुक्रोज, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। इसका ये रोल आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट है। यानी प्लांट के अंदर जब फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो कौन सा वो ऑर्गेनिक सोल्यूट है जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दैट ऑर्गेनिक सोल्यूट इज एक्चुअली द सुक्रोज। देखो जब प्लांट के अंदर फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो किस फॉर्म में हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और प्लांट में जब फूड ने स्टोर होना होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। बट व्हेन द prepared food has to be moved from one region of the plant to another, तो उस वक्त वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सो सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। तो ये ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्यों सुटेबल है, इसको अगर हम रीजनिंग करें यहां पर, तो आप ये याद रखो कि ये जो सुक्रोज है दिस इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। असल में शुगर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस हो जाए उनको रिड्यूसिंग, और जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस ना हो पाए उनको कहा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, तो ये जो सुक्रोज है ये रिड्यूस नहीं होता। अब कौन से रिड्यूसिंग और कौन से नॉन रिड्यूसिंग? तो याद रखो कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ऑल monosaccharides and disaccharides except, इसमें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, ऑल डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ये सब के सब ये क्या है? दीज आर एक्चुअली रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर रिड्यूसिंग। और बाकी नॉन रिड्यूसिंग कौन से रह गए? तो ये सुक्रोज ये नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो आपने ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है। ओके, तो इसमें अब आप देखें कि ये जो सुक्रोज है ये एक तो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू द अदर ओलिगोसैकेराइड्स, इट इज हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, और दूसरा ये नॉन रिड्यूसिंग भी है। तो ये इस वजह से ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर बहुत ज्यादा सूटेबल है। आप कहेंगे कि भाई अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है तो पॉलीसैकेराइड भी तो नॉन रिड्यूसिंग है, वो क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए सूटेबल? तो एक्चुअली वो सॉल्युबल नहीं होते, और इसी तरह बाकी ओलिगोसैकेराइड भी सॉल्युबल नहीं है। सबसे ज्यादा सॉल्युबल अमंग द ओलिगोसैकेराइड्स या अमंग द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो ये सुक्रोज है। इसी वजह से दिस इज द मोस्ट सुटेबल कार्बोहाइड्रेट एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न।
ठीक होगी बात ये? अच्छा भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप ये जानते हैं ना कि सुक्रोज हमारे बॉडी के अंदर ये दाखिल होकर क्या होता है इसके साथ? ह्यूमन बॉडी में सुक्रोज किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर सुक्रोज हैज नो रोल, इट हैज टू बी डाइजेस्टेड, और डाइजेस्ट होने के बाद इसने ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज यील्ड करना होता है. सो इट इज द सोर्स ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन ह्यूमन बॉडी, एंड देयरफॉर if you take more and more sucrose, then more and more glucose will be added in your body. और आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जब ग्लूकोज का लेवल एक्सेस में होता है तो बॉडी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करती है ग्लाइकोजन में. और अगर बॉडी सुस्त और काहिल बॉडी हो तो फिर ग्लाइकोजन नहीं बनता, फिर क्या बनता है, फिर फैट्स में वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं. और वो बंदा जो मीठा खाने का बहुत शौकीन होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता चला जाता है. ठीक है. अच्छा भाई, तो उसके बाद ओलिगोसेक्राइड की जो ये डाइसेक्राइड की दूसरी किस्म है वो है माल्टोज. माल्टोज, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज. दो अल्फा ग्लूकोजेस की जब कंडेंसेशन होगी, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहां पर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वजूद में आएगी बिटवीन द कार्बन 1 ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज एंड द कार्बन 4 ऑफ अदर अल्फा ग्लूकोज, and therefore this linkage is known as alpha 1,4 glycosidic linkage. So इस तरह से जो डाइसेक्राइड बनेगा वो माल्टोज कहलाएगा. तो आपने ये लिंकेज रिमेंबर करनी है. ये सुक्रोज के अंदर अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, माल्टोज में अल्फा 1,4. अक्सर ये लिंकेजेस पूछी जाती हैं सवालात में. ठीक है, तो इनको आपने जरूर याद रखना है. अच्छा, फिर तीसरा जो डाइसेक्राइड है वो है लैक्टोज. अच्छा, एक इसका भी रोल, माल्टोज का रोल भी पॉइंट आउट कर दें हम. देखो, माल्टोज को कॉमनली कहते हैं माल्ट शुगर. माल्ट शुगर का ये मतलब नहीं है माल्टे में ये मौजूद होती है. माल्ट शुगर इसको इस वजह से कहा जाता है, एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग माल्टिंग प्रोसेस. एंड यू नो व्हाट इज माल्टिंग? माल्टिंग जो है ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में, शराब जहां पर बनती है ना, वहां पर ये प्रोसेस यूज किया जाता है. माल्टिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टार्च को ब्रोकन डाउन किया जाता है, और पहले मरहले पर जब ये स्टार्च ब्रोकन डाउन होता है तो इससे एक डाइसेक्राइड बनता है. दिस ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू अ डाइसेक्राइड इज नोन एज malting, and since this disaccharide is produced in the malting process, therefore this disaccharide is known as the maltose. वो डाइसेक्राइड ये है. ठीक है, इस वजह से इसका नाम माल्टोज रखा हुआ है. तो ये माल्टे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. सही. अच्छा, अब लैक्टोज आप देखिए. लैक्टोज, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज. इन दोनों की कंडेंसेशन से जो डाइसेक्राइड बनेगा वो लैक्टोज होगा. इसमें जो लिंकेज बनेगी वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. सही. तो इस तरह से ये लैक्टोज वजूद में आता है. लैक्टोज ये बेसिकली एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है. एनिमल लैक्टोज इज फाउंड इन द मिल्क. दिस इज मिल्क शुगर. इसको कॉमनली मिल्क शुगर कहा जाता है. मिल्क शुगर. जी आदिल बेटे, क्या कहते हैं आप? सर, जिस तरह आपने सर बताया था कि वो एल शुगर्स जो होती हैं उनके लिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होते, तो सर ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं सर, क्या इसके लिए भी नहीं ना होते सर एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर? क्यों नहीं होते हैं? हमारे पास ये लैक्टोज को तोड़ने के लिए भी एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहते हैं लैक्टेज एंजाइम. ठीक है, लैक्टेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस. वो अलग बात है कि कुछ लोगों के अंदर लैक्टेज एंजाइम नेचुरली एब्सेंट होता है, वो उनमें किसी म्यूटेशन की वजह से लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, और लैक्टेज ना होने की वजह से उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है. यानी वो जब भी कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं तो ऐसी सूरत में उनके अंदर इनडाइजेशन होता है उसका, और गैस ट्रबल होना शुरू हो जाती है. तो वो सिर्फ कुछ लोगों में ऐसा होता है, वैसे नॉर्मल लोगों में लैक्टेज एंजाइम मौजूद है. इसी तरह माल्टेज एंजाइम इसके लिए ये भी मौजूद होता है, और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये भी हमारे पास मौजूद है. ठीक है सर, जिस तरह सेलुलोज है हमारे सर ने कहा था, सेलुलोज हो जाता है? हाँ, सेलुलोज के लिए एंजाइम नहीं है हमारे पास. ठीक है, वो कुछ बैक्टीरिया के पास होता है सेलुलेज एंजाइम, बिल्कुल. तो वो उसके लिए एंजाइम नहीं है, बाकी इनके लिए तो है. ओके सर, ठीक है. सर एक चीज पूछनी जी. थी
सर ग्लूकोज भी मतलब हेक्सोज और फ्रुक्टोज भी हेक्सोज होते हैं, दोनों 6 कार्बन वाली शुगर्स हैं, वो एल्डोर या कीटोज है। लेकिन सर वो जो ग्लूकोज होता है उसका जो रिंग है वो 6 मतलब मेंबर्स पे डिपेंड करती है, वो जैसे फ्यूरानोज नहीं पायरानोज है, लेकिन इसकी जो है वो हमारे पास फ्यूरानोज बनती है। ये क्या बात है, मतलब तो इसका जब वो भी जवाब 6 आपने खुद ही कार्बन दे दिया कि ग्लूकोज वो एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है, तो इसी वजह से दोनों का रिंग अलग अलग टाइप का बन रहा है ना। ठीक है ना, तो ये जवाब आपने खुद ही दे दिया कि एक ऐसा और एक वैसा है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है इनमें। अच्छा सर? जी बेटा। सर जो डाइजेशन है ना उसमें हमारे पास जो डाइसेक्राइड है ना, तो उसमें किस तरह मतलब उसमें डाइजेशन किस तरह होती है? हम ओलिगोसेक्राइड को मतलब मोनो में चेंज करते हैं नहीं डाई में? जी बिल्कुल, देखो जब डाइजेशन होगा ना हमारी बॉडी में, हम जो भी स्टार्च वगैरह खाते हैं तो वो स्टार्च पहले टूटता है माल्टोस में, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है अमाइलेज एंजाइम, आपने पढ़ा होगा सलाइवरी अमाइलेज, और फिर हमारे पैंक्रियाज से भी एक अमाइलेज सिक्रीट होता है, तो ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ब्रोकन डाउन करता है माल्टोज में, और फिर हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ही माल्टेज एंजाइम मौजूद होता है, और इसी तरह से इंटेस्टाइनल जूस में भी माल्टेज एंजाइम मौजूद है जो कि माल्टोज को मजीद डाइजेस्ट करता है इनटू ग्लूकोज। इस तरह से ये डाइजेशन होता है। ये एंजाइम हम डाइजेशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। सर जी तो उसको सर तो ये जो लैक्टोज है ना, तो ये भी होगा इस तरह मतलब? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि नॉर्मल पर्सन्स में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लैक्टेज भी मौजूद होता है, ये भी पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट है। लैक्टेज एंजाइम कुछ लोगों के अंदर नेचुरली नहीं बन रहा होता, किसी म्यूटेशन की वजह से उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा होता, उन लोगों में फिर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला मसला उठ जाता है कि वो जब भी कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ये मिल्क शुगर उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं होती और ये खुराक बनती है बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया फिर गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको गैस ट्रबल होना शुरू हो जाती है। तो फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो क्योंकि बच्चे जो इन्फेंट्स हैं और बिल्कुल न्यूनेट्स जो होते हैं वो तो डिपेंडेंट ही चूँकि मदर मिल्क के ऊपर होते हैं, तो उनको फिर वो मदर मिल्क सूट नहीं कर रहा होता ऐसे बच्चों को जिनमें लैक्टेज एंजाइम ना हो, उनको फिर फार्मूला मिल्क सजेस्ट किया जाता है जो कि लैक्टोज फ्री मिल्क हो, उसके अंदर लैक्टोज नहीं होगा, तो लैक्टोज के बगैर मिल्क फिर उन बच्चों को एडवाइस किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये सवालात यहाँ से किस तरह के बनेंगे उस पर ज़रा फोकस कर लें। देखो एक तो ये जैसे आपको रिएक्शन दिखाया ना कि व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस विद बीटा फ्रक्टोज तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस, तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ये इन दोनों की कंडेंसेशन से ये बनेगा, इन दोनों की कंडेंसेशन से ये बनेगा। ठीक है, या फिर ये रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है कि व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड, तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाए तो फिर ये दो इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे, या माल्टोज को हाइड्रोलाइज किया जाए, तो आपको ये रिएक्शन दोनों साइड्स पर बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवालात हो सकते हैं। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर अक्सर एक सवाल है जिसपे मिस्टेक होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस विद बीटा फ्रक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो ऑप्शन में आपको देता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ पॉलीसेक्राइड में जाने से पहले, एक ऑप्शन में आपको देता हूँ वाटर, एक ऑप्शन में आपको देता हूँ माल्टोज, और एक ऑप्शन में आपको देता हूँ लैक्टोज, और एक ऑप्शन आपको मशहूर और मारूफ ऑप्शन नन ऑफ देम। तो सवाल दोबारा दोहराता हूँ मैं, सवाल गौर से सुनिएगा, इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। विच व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड? सर वाटर तो हो सकता है, सुक्रोज नहीं भी। अच्छा चले, आपका जवाब आ गया, बाकी क्या कहते हैं? वाटर होना चाहिए, नन ऑफ देम नहीं होना चाहिए। श्योर? व्हेन अल्फा ग्लूकोज is condensed with beta fructose which of the following can be produced? Exactly, the answer is water is the right answer. यहाँ पे none of them पे नहीं जाना। और अगर सवाल थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कि when alpha glucose is condensed with beta fructose which of the following disaccharide is produced?
सर नन ऑफ फिर नन ऑफ देम आ जाएगा। तो ये इन दोनों सवालात में अक्सर मिस्टेक होती है। यहाँ तो चूंकि अभी ताज़ी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो बड़े शार्प हुए बैठे हैं, तो लेकिन वैसे सवालात जब यूं रैंडमली सामने आते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। तो आपने अब केयरफुल रहना है, ये जब इस तरह की कोई बात पूछी जाए तो इसमें वाटर को इग्नोर ना करें। वाटर कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस व्हेन टू मोनोसैकराइड्स आर कंडेंस्ड टुगेदर, तो वाटर को भी आप एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करें, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं पॉलीसैकराइड्स पे जी। पॉलीसैकराइड आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसैकराइड किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट की लार्जेस्ट क्लास है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बुक्स में आपने देखा होगा वर्ड लिखा होता है दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द वाटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है कि some of them are dissolved in water in some special condition, जैसे कि कुछ इनमें से पॉलीसैकराइड ऐसे होंगे जो हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते होंगे, इस वजह से ये कहा जाता है दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो पॉलीसैकराइड इनकी दो अकसाम होती हैं। इनमें से एक किस्म को कहते हैं होमोपॉलीसैकराइड और दूसरी किस्म को कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड और दूसरी हेट्रोपॉलीसैकराइड, दूसरी heteropolysaccharide. The difference between homopolysaccharide and heteropolysaccharide is that if a polysaccharide is made up of same repeating unit, उसका जो repeating unit है अगर वो बिल्कुल एक जैसा है तो ऐसी सूरत में उस polysaccharide को homopolysaccharide कहेंगे। मसलन स्टार्च भी एक homopolysaccharide है, ग्लाइकोजन भी, और इवन सेलुलोज भी, और अभी हम एक और आपको बताएंगे काइटिन, दैट इज ऑल्सो होमोपॉलीसैकराइड। बट हेट्रोपॉलीसैकराइड विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स, उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? उसकी एग्जांपल्स में पेक्टिन की एग्जांपल आप उसमें ले सकते हैं। एक और चीज होती है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ये भी एक हेमीसेलुलोज भी इसमें आता है, और पेप्टिडोग्लाइकन भी इसी में आता है हेट्रोपॉलीसैकराइड में, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल इनकी याद रखनी है, हेमीसेलुलोज, हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन, ये सब हेट्रोपॉलीसैकराइड की एग्जांपल्स होंगी। ओके, अच्छा, होमोपॉलीसैकराइड में ये जो तीन मेजर एग्जांपल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज को जरा एनालाइज करते हैं। देखिए, स्टार्च, इसकी दो अक़साम है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इनमें अगर आप सोर्स के लिहाज से कंपेयर करें तो स्टार्च ये प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, सेम इज ट्रू फॉर सेलुलोज, बट ग्लाइकोजन इज एनिमल कार्बोहाइड्रेट, एनिमल कार्बोहाइड्रेट इसको कहते हैं, ठीक है। अगर इनके सब यूनिट्स जिनसे ये ड्राइव हो रहे हैं, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव्स हैं, स्टार्च भी एक ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकराइड है, इसी तरह से ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, तो इनका वो जो यूनिट है, सब यूनिट जिससे ये ड्राइव हो रहे हैं, तो वो आपने याद रखना है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज, दोनों स्टार्चेस अल्फा ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स हैं, ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज, बट सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है। बॉन्ड्स भी आपको याद रखने चाहिए। स्टार्च में ये जो दो अकसाम आपको बताई हैं, अमाइलोज के अंदर सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, अल्फा 1,4, जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी मिलेगी। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों लिंकेज में फर्क होगा क्या। जबकि ग्लाइकोजन में भी इसी तरह से अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 लिंकेजेस दोनों पाई जाएंगी। यानी आप यूं समझ लें कि स्टार्च के केस में अल्फा 1,6 लिंकेज मे बी प्रेजेंट से मतलब कि इफ द स्टार्च इज अमाइलोपेक्टिन देन इट वुड बी प्रेजेंट, और अगर ये अमाइलोज है तो फिर इसके अंदर ये नहीं होगी। तो हम यहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज के मुतालिक क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि मे बी प्रेजेंट इन द स्टार्च, बट इन केस ऑफ ग्लाइकोजन आप याद रखो कि जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है इट मस्ट बी प्रेजेंट। कोई ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ना हो। जबकि सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है, सही। अच्छा, फिर ब्रांचेस, इनके स्ट्रक्चर को जरा कंपेयर करें तो अमाइलोज, इनमें कोई ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांचिंग मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं और तकरीबन हर 20 यूनिट के बाद एक ब्रांच आपको मिलेगी। ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग है, लेकिन हर 10 यूनिट के बाद आपको ब्रांच मिलेगी। तो आपके ख्याल में ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में ज्यादा ब्रांचिंग मॉलिक्यूल कौन सा होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन,
अच्छा, सेलुलोज ये भी अनब्रांच मॉलिक्यूल है। आप इनके ये स्ट्रक्चरल ये इनकी शेप्स को, डायग्राम्स को अगर देखें तो आपको ये जो अमाइलोज है ये इस तरह से एक स्ट्रेट चेन, बल्कि ये स्ट्रेट चेन के मुकाबले में ये आपको इस तरह से इसकी शेप नजर आएगी, यूं ऐसे स्पाइरल शेप में। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड जो स्पाइरल शेप में पाया जाता है वो आपने अमाइलोज को याद रखना है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन ये आपको इस तरह से एक बंच लाइक अपीयरेंस शो करेगा, और ग्लाइकोजन भी बंच लाइक, लेकिन ये बंच ज्यादा डेंस बंच होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अमाइलोपेक्टिन और अमाइलो ये ग्लाइकोजन के मुकाबले में किस में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो ऑब्वियसली हाँ जी, जिसमें ज्यादा ग्लूकोज यूनिट्स होंगे, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। अच्छा, और सेलुलोज ये इस तरह का अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सेलुलोज की जो चेन्स होती हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इस तरह से ये बंडल्स बने हुए होते हैं। वो हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि इन बंडल्स को माइसील कहा जाता है, और फिर माइसील कंबाइन होकर माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर सेलुलोज फाइबर वजूद में आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपस में लिंक होकर ये चेन्स सेलुलोज फाइबर्स बनाते हैं। जहां तक इनके फंक्शंस का ताल्लुक है तो स्टार्च ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। दिस इज एक्चुअली स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, एंड सेम इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन द एनिमल बॉडी। दिस इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। लिहाजा इस ग्लाइकोजन को इसी बुनियाद पर एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अगर मैं आपसे यहां पर सवाल पूछता हूं, बताइए कि क्या एनिमल बॉडी में स्टार्च मौजूद है, तो आपका जवाब क्या होगा, यस या नो? नो, एनिमल डू नॉट कंटेन स्टार्च। ठीक है, एनिमल अगरचे वो डाइट में स्टार्च लेते जरूर हैं, लेकिन बॉडी में जाकर स्टार्च को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। स्टार्च हमारे बॉडी में कहीं पर स्टोर नहीं होता, कहीं पर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो एनिमल बॉडी में स्टार्च मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च, एनिमल की स्टार्च कौन सी चीज है, तो वो फिर आपने ग्लाइकोजन को पिक करना है। ऐसा ना हो कि आप नन ऑफ देम को पिक कर जाएं वहां पर। तो ये ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, बिकॉज इट हैज सेम फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द स्टार्च इन द प्लांट बॉडी। ओके, और जबकि सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, दिस इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट ग्लाइकोजन होगा जी बेटा, तो स्टार्च भी प्लांट ग्लाइकोजन होगा। नहीं, उसके लिए ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जो राइज हो, ये आपने खुद वैसे डिवाइस की है, लेकिन ये वैसे आमतौर पर लिटरेचर में ये टर्म नहीं मिलती कि विच वन इज प्लांट ग्लाइकोजन, बट एनिमल स्टार्च इज मोर फेमस टर्म। तो ये जो टर्म सर ये अमाइलोज का शेप क्या है, मतलब हम क्या बताएंगे? मतलब बंच। ठीक है, इसको बंच कहा जाएगा ना, गुच्छा सा। तो ये नहीं सर, एमाइलोज। और इसी तरह से ग्लाइकोजन की भी शेप यो डायग्राम आप देखेंगे तो बंचिंग नजर आएगी, लेकिन इसमें ज्यादा ब्रांचेस नजर आएंगी और इसमें ब्रांचेस कम नजर आएंगी। अमाइलोज की स्पाइरल होती जी, वो स्पाइरल शेप में होता है। और ये अक्सर इसके मुतालिक सवाल भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन स्पाइरल शेप, तो वो फौरन आपका ध्यान अमाइलोज की तरफ जाना चाहिए। सही। अच्छा, इनमें से अमाइलोज वाटर सॉलेबल है बट इन हॉट वाटर, बाकी कोई भी वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं है। अच्छा, आप जरा इनके स्ट्रक्चर को रिव्यू कर लें। ये अमाइलोज, इसमें देखिए अल्फा ग्लूकोजेज हैं जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए खड़े हैं, और वो जो हाथ मिलाया हुआ है इन्होंने वो किस फॉर्म में, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन या फिर जो ग्लाइकोजन है उसमें ये अल्फा 1,4 के साथ इस तरह से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बनेगी, और उससे फिर यूं ब्रांच अटैच होगी। तो ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, सिर्फ वो नंबर ऑफ ब्रांचेस का फर्क होगा। सही। अच्छा, और जबकि सेलुलोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है, तो एक बीटा ग्लूकोज यूं अपराइट स्टेट में होगा, दूसरा बीटा ग्लूकोज इन्वर्टेड स्टेट में मौजूद होता है। देखो ये नीचे की तरफ उल्टा हुआ है, इसका ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है ना, ये अपराइट, और इसका ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, ये इन्वर्टेड है। फिर अपराइट, फिर इन्वर्टेड।
तो इस तरह से एक अपराइट एक इन्वर्टेड, एक अपराइट एक इन्वर्टेड, यूं एक चेन बनेगी ग्लूकोजेस की, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। और इसमें ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, दीज आर β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका सेलुलोज का। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर काइटिन आपको दिखाएं तो काइटिन में क्या होगा, काइटिन में जो यहाँ पर यूनिट है उस यूनिट का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। असल में देखो इस यूनिट का नाम ग्लूकोसेमाइन है, लेकिन इसके साथ ये एक ग्रुप अटैच है, उसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्रुप। तो पूरा नाम बन जाता है इसका बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। इस एन एसिटाइल बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन की कंडेंसेशन से ये काइटिन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने ये लास्ट टेस्ट में सवाल दिया था कि कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन जरूर होता है, तो काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है दैट मस्ट कंटेन नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कि इसका ये जो एन एसिटाइल ग्रुप है इसके अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद है, ठीक है। तो इसमें भी देखो β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, एक एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन इन्वर्टेड है, दूसरा अपराइट, फिर इन्वर्टेड, फिर अपराइट, तो यूं एक अनब्रांच चेन बनेगी, दैट इज कॉल्ड काइटिन। ये जो काइटिन है ये आप जानते हैं ना, ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है, तो इस वजह से काइटिन इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। दिस इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या फंजाई में सेलुलोज होता है, नो, नॉट एट ऑल। बट विच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज? द काइटिन इज नोन एज फंगल सेलुलोज, ठीक है भाई। लेकिन ये जो सेलुलोज है इसको फंगल प्लांट काइटिन नहीं कहा जाता, जैसे वो वहां पर मैंने आपको क्लियर किया था, ठीक है। तो ये वाली टर्म ज्यादा मुतारिफ है। अच्छा, सेलुलोज के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर। ये अक्सर एमसीक्यूज में एमडीकैट के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज द सेलुलोज। और ह्यूमन में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम दैट इज सेलुलेज इज एब्सेंट। दिस एंजाइम इज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ह्यूमन में वो सेलुलेज सीक्रेट करने वाले बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। ये जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, उनके पास ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं दैट सीक्रेट सेलुलेज। और इस तरह से टू सम एक्सटेंट in the herbivore animals cellulose is digested, but human body में cellulose is not digested. But even though cellulose has significance in our diet, अगर हमारी डाइट के अंदर enough quantity of cellulose ना हो तो डाइट आपकी कोई प्रॉपर डाइट नहीं मानी जाएगी, उसको हम suitable nutrition नहीं कह सकते। तो what is the role of cellulose in our diet if it has no nutritional value? अगर ये डाइजेस्ट ही नहीं होता तो दरअसल सेलुलोज ये फाइबर के तौर पर एक्ट करता है, रफेज के तौर पर एक्ट करता है, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मूवमेंट्स हैं उसको ये स्मूथ बनाता है। ये ओवर या लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को ये प्रिवेंट करता है। ये इसके बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, और आखिर में आपको ये पेप्टिडोग्लाइकन के मुतालिक भी थोड़ा सा बता दें। पेप्टिडोग्लाइकन ये बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसके अंदर मेजर पोर्शन अगरचे कार्बोहाइड्रेट का है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट, ये एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड होगा। इसमें देखिए ये दो किस्म के यूनिट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो कि अभी आपने काइटिन में भी देखा, बट द अदर वन इज नोन एज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड अल्टरनेटिवली अरेंज होकर ये ग्लाइकन चेन्स बनाते हैं। तो ये एक ग्लाइकन चेन, ये दूसरी ग्लाइकन चेन, ये तीसरी ग्लाइकन चेन, और इन तमाम ग्लाइकन चेन्स के साथ ये जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है उसके साथ टेट्रापेप्टाइड्स अटैच्ड हैं। टेट्रापेप्टाइड्स का मतलब है चार अमाइनो एसिड्स की चेन्स इसके साथ यूं लटक रही होंगी, और इन टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान दो ग्लाइकन चेन्स की जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं उनके दरमियान एक पेंटापेप्टाइड लिंक मौजूद होगा। देखो दो तरह की पेप्टाइड चेन्स हैं, टेट्रापेप्टाइड्स जो ग्लाइकन चेन्स के दरमियान है, और दो ग्लाइकन चेन्स की टेट्रापेप्टाइड के दरमियान पेंटापेप्टाइड मौजूद है। दिस इज अ पेंटापेप्टाइड चेन। पेंटापेप्टाइड मीन्स
5 अमाइनो एसिड की चेन। क्लियर होगी बात? तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। दोबारा समझा दें। जी बेटा, इसका स्ट्रक्चर आप देख लें कि ये जो पेप्टियोग्लाइकन है, आल्सो नोन एज म्यूरिन, ये ग्लाइकन चेन यानी पॉलीसेक्राइड चेन्स पर मुश्तमिल है और इन पॉलीसेक्राइड चेन्स में 2 तरह के यूनिट्स अल्टरनेटिवली मौजूद हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे इन लीनियर फैशन बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। ठीक है, तो एक पॉलीसेक्राइड चेन या एक ग्लाइकन चेन, दूसरी ग्लाइकन चेन, तीसरी, और हर एक चेन में टेट्रापेप्टाइड्स ये एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ लटक रहे होंगे। देखो बीच में जहां पर एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है उसके साथ टेट्रापेप्टाइड नहीं है, लेकिन आगे एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड उसके साथ है, फिर आगे एक छोड़ के फिर ये टेट्रापेप्टाइड है। तो यूं वक्फे वक्फे से ये टेट्रापेप्टाइड्स नीचे लटक रहे हैं। तो 2 ग्लाइकन चेन्स के जो टेट्रापेप्टाइड्स होंगे, दे ऑल्सो हैव लिंक विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ पेंटापेप्टाइड। तो यूं इस तरह से एक टेट्रापेप्टाइड का जो 3rd यूनिट है वो दूसरे पेंटापेप्टाइड के 4th यूनिट के साथ पेंटापेप्टाइड बनाएगा, लिंक बनाएगा। सही है। इसी तरह से इसका ये तीसरा इसके चौथे के साथ, फिर इसका तीसरा इसके चौथे के साथ, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्रॉस लिंक्स बनेंगे एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस conjugated molecule is known as peptidoglycan या म्यूरिन, which is found in the cell wall of bacteria. Okay, so this is all about today's lecture. इस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंप्लीट हुआ। जी आदिल बेटे, क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर 2-3 एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे सर डिस्कस करना जी, है। बिस्मिल्लाह। इधर ही कर दूं जी फरमाइए। सर। मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर, ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज तो मोनोसेक्राइड वैसे भी नहीं है ना, तो वो तो वैसे एक्सक्लूड हो जाने चाहिए इस क्वेश्चन में। सर नेचर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं सर। मुझे तो फ्रुक्टोज मार्क कराया हुआ उन्होंने। खैर सर, ये आपसे मैंने यही पूछना था। फ्रुक्टोज के मोस्ट, ये सर नेचर के अंदर, नेचर के अंदर मोस्ट ग्लूकोज सर, और मेरे ख्याल में ग्लूकोज है बेटे। ग्लूकोज है। चलो इसको मैं चेक कर लूंगा, मेरे जहन में तो ये ग्लूकोज बन रहा है। चले और क्या पूछ रहे हैं? मोनोसेक्राइड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर उन्होंने ग्लूकोज लगाया हुआ है और नेचर के अंदर फ्रुक्टोज। और सर एक और है कि मोस्ट अबंडेंट डाइसेक्राइड इन नेचर। तो सर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज? सुक्रोज, है ना हाँ, सर? सुक्रोज। और सर एक वो ये जो आपने बता दिया कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, जी वो सेलुलोज है। बस यही। ठीक है, तो ये ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, और ये डाइसेक्राइड, और ये सेलुलोज ये पॉलीसेक्राइड। सर आप ये वाले एमसीक्यू के बारे 1-2 लाइन में दोबारा से बता दें। देखो बेटे ये, सर ग्लूकोज तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मोनोसेक्राइड हो गया ना। देखो ये मोस्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। मोस्ट अबंडेंट ये मोनोसेक्राइड है। इसमें अब वो एक कंफ्यूजन जो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी और नेचर, चलो उसको चेक कर लेंगे हम, लेकिन मेरा ख्याल है ग्लूकोज ही आना चाहिए। चलें, उसके बाद ये डाइसेक्राइड, नेचर में तो यही आ रहा है, गूगल पे तो यही आ रहा है नेचर में। शाबाश, आपने गूगल कर भी लिया है। अच्छा, और सेलुलोज जो है ये पॉलीसेक्राइड भी और ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट भी, ओवरऑल ये कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी चीज़ें। ठीक है जी, तो इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल फिर हम इस चैप्टर का जो अगला पोर्शन है, इंशाल्लाह हम लिपिड्स और प्रोटीन को कल कवर करेंगे, और फिर आखिरी जो लेक्चर होगा परसों का उसमें न्यूक्लिक एसिड्स को कवर करेंगे। तो इस संडे को जो हमारा टेस्ट होना है उसमें हमारे ये तीनों जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 9, 10 और 11, उस पर ये हमारा टेस्ट बेस करेगा। इस दफ़ा सैटरडे को हमारा ऑफ नहीं होगा, ठीक है, सैटरडे वर्किंग होगा, हम उसमें ये लेक्चर कवर करेंगे, और फिर संडे को आपका टेस्ट होना है, तो आप इसकी तैयारी करें अभी से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.